आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज आप लोग क्षितिज के पद्य भाग का यह आज 8वां अध्याय है कन्यादान, जिसे आप लोग पढ़ेंगे। और इस अध्याय के जो कवि हैं वह है ऋतुराज। तो विद्यार्थीगण, इस अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम क्या है कि इस कविता में, इस काव्य में जो कवि है वह बताना क्या चाहता है। एक माँ अपनी बेटी को जब किसी के घर भेजती है, कहने का मतलब जब अपनी बेटी का कन्यादान करती है, तब एक माँ के अंदर कैसी पीड़ा होती है वह इस अध्याय में बताया जाएगा। और माँ अपनी बेटी को क्या सिखाकर भेजती है, इसके विषय में इस अध्याय में आप लोगों को बताया जाएगा। विद्यार्थियों, तो आप लोग इस अध्याय को भली भांति पढ़ेंगे और आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थीगण, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका दुख? देखिए, यहाँ पे पकड़ने का प्रयास करिएगा। उसका दुख यानी माँ का दुख। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, तो इसका भाव निकल कर क्या आ रहा है, ये देखिए। माँ का दुख कितना सिद्ध करने वाला था। इसका अर्थ क्या निकल कर आया? माँ का दुख कितना सिद्ध करने वाला था। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब इसका अर्थ देखिए, दो पंक्ति का। माँ जब अपने बेटी का कन्यादान करती है तो उस समय उसे ऐसा लगता है जैसे बेटी ही मेरी अंतिम पूंजी हो, क्योंकि माँ के सबसे समीप रहने वाली बेटी ही होती है। ये इसका अर्थ हो गया। अब आगे देखेंगे। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कहने का मतलब क्या हो गया विद्यार्थियों? देखिए, एक कवि कह रहा है कि माँ अपने बेटी से और अपने परिवार में क्या कह रही है, इस विषय में आप लोग समझेंगे। लड़की अभी सयानी नहीं थी। माँ कह रही है कि मेरी बेटी अभी ठीक से समझदार नहीं हुई थी। सयानी का मतलब समझदार। तो इसी का व्याख्या किस प्रकार बोला गया, किस प्रकार देखेंगे। माँ कह रही है कि मेरी बेटी अभी ठीक से समझदार नहीं हुई थी, वह अभी भोली भाली सीधी सादी थी। भोली मतलब भोली भाली, सरल मतलब सीधी सादी। वो अभी भोली भाली और सीधी सादी थी। अब देखिए, इस दो पंक्ति का व्याख्या आप लोग स्पष्ट कर लीजिए पहले। तो इसका व्याख्या इस प्रकार होगा। माँ कह रही है कि मेरी बेटी अभी ठीक से समझदार नहीं हुई थी, वो अभी भोली भाली और सीधी सादी थी। अब आगे देखेंगे अगले पंक्ति में कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अब देखिए, माँ क्या कर रही है, फिर से उसे व्याख्या बोल रहे हैं। उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख पढ़ना नहीं आता था। दुख बाँचना मतलब होता है दुख पढ़ना। उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख पढ़ना नहीं आता था कि कहाँ दुख है। अब आगे देखेंगे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका मतलब होता है पढ़ने वाली लड़की। धुंधले प्रकाश यानी अधूरे ज्ञान वाली। कहने का मतलब, अब इसको व्याख्या के अनुसार बोलना है। देखिए, धुंधला प्रकाश यानी अधूरा ज्ञान। तो अब इसी को व्याख्या के अनुसार बोल देना इस पंक्ति को। तो कैसे बोलेंगे? वह कौन? लड़की। वह अधूरे ज्ञान वाली लड़की थी। वह अधूरे ज्ञान वाली लड़की थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखिए, तुक क्या होता है?
जैसे वाक्य का आखिरी वर्ण मिलना, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, आखिरी में क्या आया? म। अब दूसरे पंक्ति में बोलेंगे पतित पावन सीता राम, फिर म आया। तो दोनों वाक्य का आखिरी जो वर्ण मिल रहा है इसी का मिलना बोलते हैं तुक। कुछ लयबद्ध जानते हैं, सुर ताल। तो अब इसको व्याख्या के अनुसार बोलना है। तो इसको व्याख्या में कैसे बोलना है इस बात को आप लोग समझेंगे। और यह आप ऊपर के लाइन से जब आप व्याख्या पकड़ेंगे तब आपको नीचे का व्याख्या आपको आएगा। वह अधूरे ज्ञान वाली लड़की थी क्योंकि उसे सामाजिक और पारिवारिक का विशेष ज्ञान नहीं था। क्योंकि उसे पारिवारिक और सामाजिक रहन सहन का विशेष ज्ञान नहीं था। अब विद्यार्थी, अब देखिए, अब इसी को आप लोग फिर से समझ लेंगे फिर से, ठीक है, क्योंकि व्याख्या आपको स्पष्ट रूप से आना चाहिए। तो देखते हैं विद्यार्थी, आप लोग केवल व्याख्या देखेंगे। माँ कह रही है कि मेरी बेटी अभी ठीक से समझदार नहीं हुई थी, वह भी भोली भाली सीधी सादी थी। क्योंकि उसे सुख का आभास तो हो जाता था, लेकिन मेरी बेटी को दुख पढ़ना नहीं आता था। वह अधूरे ज्ञान वाली लड़की थी क्योंकि उसे सामाजिक और पारिवारिक रहन सहन का विशेष ज्ञान नहीं था। अब विद्यार्थी, अब आगे चलते हैं। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, माँ फिर से कह रही है, क्या कह रही है इस बात को समझेंगे। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी, देखिए, माँ ने कहा पानी में झाँक कर, यानी दर्पण में देखकर, ठीक है, अपने चेहरे पर मत रीझना, मतलब प्रसन्न मत होना, ठीक है। और आगे क्या बोलती है? आग जो होती है वो रोटी सेकने के लिए होता है, जलने के लिए नहीं। तो विद्यार्थीगण इसी को व्याख्या के अनुसार बोलना है। माँ बोली बेटी अपने चेहरे को देखकर, देखिएगा, माँ अपने बेटी से बोली, ए बेटी अपने चेहरे को देखकर अपने चेहरे पर प्रसन्न मत होना। और हाँ बेटी, एक बात और है, आग रोटी सेकने के लिए होता है बेटी, जलने के लिए नहीं। बेटी तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्या बोलती है माँ अपने बेटी से बोलती है, बेटी अपने चेहरे को देखकर कभी भी अपने चेहरे पर प्रसन्न मत होना। और हाँ बेटी, एक बात और है, आग रोटी सेकने के लिए होता है बेटी, जलने के लिए नहीं बेटी। इस बात का तुम विशेष कर ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन स्त्री जीवन के। अब देखिए, वह माँ क्या कहती है, देखेंगे। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। विद्यार्थीगण, अब इसका व्याख्या देखेंगे आप लोग, दो पंक्ति का। देखिए कवि कहना क्या चाहता है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, यानी वस्त्र और आभूषण जैसे यह है ना, वैसे शब्द का भ्रम होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है तो हम उसके भ्रम में आ जाते हैं कि यह करे कि वह करे। उसी प्रकार वस्त्र और आभूषण है, मतलब वो माँ है तो कहना चाहती है कि बेटी वस्त्र और आभूषण में मतलब अधिक रुचि मत लगाना कि हमको अधिक चाहिए। जैसे कोई बोल देता है कुछ बात तो हम उसके भ्रम में पड़ जाते हैं। तो वही यही बात माँ अपने बेटी को समझाना चाहती है। क्या? अब इसको व्याख्या के अनुसार आप लोग देखेंगे। वस्त्र और आभूषण ये सब शब्द भ्रम की तरह, वस्त्र आभूषण ये सब शब्द भ्रम की तरह होते हैं बेटी। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है तो हम उसके भ्रम में आ जाते हैं। उसी प्रकार बेटी वस्त्र आभूषण यह सब भ्रमित करने वाले होते हैं और यह स्त्री जीवन का बंधन है। बेटी तुम इस मोहमाया से
जरा दूरी बनाए रखना, जरा दूरी बनाए रखना। बात को फिर समझ लेते हैं। वस्त्र आभूषण ये सब सद्भ्रमों की तरह होते हैं बेटी। जैसे लोग कुछ बोल देता है तो हम उसके भ्रम में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बेटी वस्त्र आभूषण यह सब भ्रमित करने वाले होते हैं, ये सब भ्रमित करने वाले होते हैं। और यह स्त्री जीवन के बंधन है। बेटी तुम वस्त्र आभूषण इन सब के मोह माया से जरा दूरी बनाए रखना, जरा दूरी बनाए रखना। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए माँ आखिरी समय में क्या बोलती है अपनी बेटी से, बात को ध्यान रखिएगा। माँ ने कहा, देखिए जो वाक्य उस पर पहले हम जोड़ देंगे। माँ ने कहा लड़की होना, क्या लड़की होना मतलब लड़की की तरह सीधी सादी भोली भाली संस्कारों वाली ऐसा होना, कहीं मतलब यह चीज़ है। माँ ने कहा लड़की होना मतलब लड़की का जो गुण होता है वह उसके जैसा तुम रहना। और देखिए फिर क्या करिए, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पर यानी परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना, दिखाई देना मत देना कहने मतलब कि लोग बोलते हैं कि लड़की अबला होती है, कमज़ोर होती है, तो तुम कमज़ोर दिखाई मत देना। मतलब यही बात माँ अपनी बेटी से कर रही है। तो अब इसी को व्याख्या के अनुसार आपको समझना है। तो आप लोग इसको कैसे समझेंगे। माँ आखिरी समय में कहती है कि बेटी तुम लड़की की तरह संस्कारों वाली होना। माँ अंतिम समय में अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम लड़की की तरह संस्कारों वाली होना, परंतु लड़की जैसी कमज़ोर मत दिखाई देना, परंतु लड़की जैसी कमज़ोर मत दिखाई देना। तो विद्यार्थीगण आप लोगों ने इस अध्याय को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़े हैं आप लोग, और आप लोग इस अध्याय को पढ़े हैं तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह अध्याय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यह अध्याय कन्यादान है। कन्यादान, इसके लेखक कौन है भाई, आप लोग जानते हैं ऋतुराज हैं, और यह कहानी बहुत ज़बरदस्त है। तो विद्यार्थीगण हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह अध्याय भली भांति समझ में आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।